सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ सुरेश कुमार राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। अभी आप लोग ये देख रहे हैं जैसा आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि आज की क्लास जो अपनी है वो 10th क्लास की जो बोर्ड परीक्षा है उसके ऊपर आधारित क्लास है। उसके अंदर बोर्ड परीक्षा में और विज्ञान विषय के अंदर एकदम से बोर्ड पैटर्न के अनुसार जो महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे, उनकी ये रिवीजन क्लास रहने वाली है। इससे पहले भी अपन जो मुख्य रूप से लाइव प्रोसेसेस हैं, जैव प्रक्रम है, उसकी क्लास है वो देख चुके हैं इस प्रकार की। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नियंत्रण और समन्वय। तो क्लास के ऊपर लगातार जुड़े रहें और आप अपनी तैयारी करके इस क्लास को देखने का जो मेन आपका तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पहले नियंत्रण और समन्वय इस टॉपिक को आप अपने सोर्स से, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हैं चाहे अपने नोट्स से पढ़ रहे हैं, उनसे पढ़ने लेने के बाद में और इस क्लास को देखें ताकि इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस शामिल किए जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा के एकदम से बिल्कुल ब्लूप्रिंट और पैटर्न के ऊपर आधारित ये क्लास रहती है, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी है वो किस लेवल पे चल रही है। आपकी जो तैयारी हो चुकी है उस तैयारी के बेसिस पर आप इस तरह के क्वेश्चंस को जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको आप सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये अपना इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है वो रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को नियंत्रण और समन्वय टॉपिक से। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस टॉपिक के अंदर जो जो क्वेश्चन मुख्य रूप से इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं, इसके अंदर रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं वो भी पूछे जाते हैं और मुख्य रूप से इसके अंदर ये चीजें भी हैं वो शामिल रहती हैं कि किस प्रकार से और अपना शॉर्ट आंसर टाइप है या जो बड़े दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हैं वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे अपन क्वेश्चंस का आंसर है वो दें। ये सारी चीजें हैं वो इस क्लास के अंतर्गत अपन देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, उन सभी के अंतर्गत बढ़ते हुए और आगे पूरी क्लास है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले ये जो चैप्टर है अपना नियंत्रण और समन्वय, ठीक है, जो कि 10वीं क्लास का आपका 6वां चैप्टर है माध्यमिक परीक्षा के अंदर। और इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके अंदर जैसा आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनके अंदर यानी कि अपन कहें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनकी संख्या 1 रहती है और 1 ही इसका क्या रहता है, अंक रहता है। उसके बाद में जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न वो भी 1 प्रश्न पूछा जाता है, 1 इसका अंक रहता है। उसके बाद में अति लघु उत्तरात्मक यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, अति लघु उत्तरात्मक, ये प्रश्न भी 1 पूछा जाता है और उसका भी अंक है वो क्या रहता है, 1। इसके बाद में अपन कह सकते हैं दीर्घ उत्तरात्मक, ठीक है, यानी कि जो कुछ बड़ा आंसर आता है। हालांकि दीर्घ उत्तर वालों में 2 तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, एक अति दीर्घ टाइप का आता है जो 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, और ये जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होता है वो 1 प्रश्न और 3 अंक का यहां से पूछा जाएगा। और इस चैप्टर में से जो ये 1 प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा वो प्रश्न अथवा में होगा, अर्थात आपको विकल्प मिलेंगे 2, उन 2 विकल्प में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरह से ये आपका टोटल चैप्टर है वो 1, 2, 3 और 3, ये 6 अंक का ये चैप्टर है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इन 6 अंकों के और 4 टाइप के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और उसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इन चारों ही टाइप के प्रश्नों की अपन प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अपन कि मुख्य रूप से कौन कौन से प्रश्न हैं वो आज की इस अपनी क्लास के अंदर रहने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो सभी ये जानते होंगे, इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि के द्वारा, एस्ट्रोजन अंडाशय के द्वारा स्रावित होने वाले कौन से हैं, मानव हार्मोन हैं। ठीक है, मनुष्य के अंदर ये स्रावित किए जाते हैं
जबकि साइटोकाइनिन है वो एक इस प्रकार का हार्मोन है जो पादपों के अंदर और सेल डिवीजन को यानी कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला एक हार्मोन होता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये अगला प्रश्न अपना यहां से कौन सा रहने वाला है। तो देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को, एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा, तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा, और दूसरी का जो डेंड्राइट्स होते हैं उनके बीच का जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ध्रुमिका या ध्रुमास्म बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, एक्सोन यानी कि तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, या उसको आवेग बोलते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान जहां पर रासायनिक पदार्थ भरा हुआ होता है, संपर्क स्थल होता है, उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलेंगे इसको, सिनेप्स बोलेंगे। तो अपना बी आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं, मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी कि ह्यूमन माइंड है वो क्या क्या कार्य करता है, सोचने के लिए, तो बिल्कुल सोचने समझने का कार्य करता है, हृदय स्पंदन के लिए, हार्ट बीट, अनैच्छिक क्रिया के लिए, और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो ये सभी कार्य हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ह्यूमन माइंड के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं, ब्रेन के द्वारा किए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी अपना यहां पर क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा। उसके बाद में अपन चौथा प्रश्न देखते हैं। तो वृद्धि हार्मोन साबित होता है, ग्रोथ हार्मोन जीएच, ग्रोथ हार्मोन जीएच कौन सी ग्रंथि के द्वारा साबित होता है, थायराइड ग्रंथि से। तो अपने को प्रत्येक ग्रंथि का हार्मोन भी पता होना चाहिए। थायराइड ग्रंथि है उससे क्या होगा, मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन है वो स्रावित होगा। उसके बाद पीयूष ग्रंथि है, इससे पिट्यूट्राइन हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इसको। तो पिट्यूट्राइन हार्मोन, और इन्हीं हार्मोन, पिट्यूट्राइन है वो हार्मोन्स का ग्रुप है, और इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से। इसके बाद में थाइमस ग्रंथि की बात करें तो मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, और अग्नाशय है तो उससे इंसुलिन हार्मोन है वो स्रावित होता है। तो अपना यहाँ पर वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। उसके बाद में बात करते हैं, अगला पांचवा क्वेश्चन है, पादप हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सभी क्या हैं, पादप हार्मोन हैं, पौधों के अंदर वृद्धि को प्रेरित करने वाले, और एब्सिसिक है वो वृद्धि को संदमित करने वाला हार्मोन होता है। तो उपयुक्त सभी यानी कि यहां पर भी अपना डी आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन नंबर 6, आवेग का वहन होता है, आवेगों का, ठीक है, उसका संचरण कैसे होता है। तो द्रुमाशय से तंत्रिकाक्ष की ओर, डेंड्राइट्स से और एक्सोन की तरफ होता है। उसके बाद में तंत्रिकाक्ष से द्रुमाशय की तरफ होता है। उसके बाद में कोशिका काय से द्रुमाशय की ओर होता है, डेंड्राइट्स की ओर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अपनी जो मुख्य रूप से कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका, उसके अंदर इस प्रकार से ये सेल काय, बॉडी यूं, इसके ऊपर ये डेंड्राइट्स होते हैं यूं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये कोशिका काय, और इससे इधर क्या निकलता है, एक्सोन निकलता है, यानी कि तंत्रिकाक्ष निकलता है। ये स्ट्रक्चर होती है। क्वेश्चन क्या पूछा, द्रुमाशय से तंत्रिकाक्ष की ओर आवेग का वहन, फिर तंत्रिकाक्ष से द्रुमाशय की ओर। तो तंत्रिकाक्ष तो ये है, और द्रुमाशय की ओर इधर, तो इधर नहीं होता। फिर है द्रुमाशय से तंत्रिकाक्ष की ओर, इधर डेंड्राइट्स ने इसको ग्रहण किया और फिर इधर गया। तो बिल्कुल द्रुमाशय के द्वारा ग्रहण किया जाएगा और तंत्रिकाक्ष की ओर ही जाएगा। तो अपना आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, जो ए आंसर है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। द्रुमाशय से तंत्रिकाक्ष की ओर जाएगा। इसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, विकसित पत्तियों एवं फलों को झड़ने में सहायक है, ठीक है, फलों के पक जाने के लिए, उनके झड़ने के लिए, ठीक है। तो वृद्धि को नियंत्रित करने वाला, वृद्धि को संदमित करने वाला, फलों को पकाने वाला यह हार्मोन यहाँ पर देखो, ऑक्सिन वृद्धि को प्रेरित करने वाला है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये वृद्धि प्रेरित करने वाले हैं, लेकिन वृद्धि को रोक करके और उनको पका देने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, एब्सिसिक हार्मोन होता है। तो अपना यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये यहाँ पर पत्तियों और फलों के झड़ने में सहायक
होता है। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है जड़ों का प्रकाश से दूर गति करना। जड़ें हैं ये जमीन के अंदर की तरफ यूं जाती हैं, ठीक है, जबकि लाइट ऊपर रह जाती है, प्रकाश ऊपर रहता है, तो नीचे की तरफ प्रकाश से दूर की ओर गति करना। तो ये गति क्या कहलाएगी? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाश की ओर गति होती वो धनात्मक होती। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रकाश के विपरीत, तो बिल्कुल ये प्रकाश के विपरीत ही गति करती हैं जड़ें, तो ये गति क्या हो जाएगी? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। यहां पर देखो इसने पॉइंट कौन सा लिया? प्रकाश को लिया। धनात्मक जलानुवर्तन गति भी है, धनात्मक जलानुवर्तन जल की तरफ गति करती हैं, लेकिन पॉइंट यहां पर प्रकाश से तुलना करके लिया जा रहा है, तो अपना आंसर क्या जाएगा? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश के विपरीत। इसके बाद में दो न्यूरॉन यानी कि जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनके मध्य का रिक्त स्थान क्या कहलाता है? ये अपना पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? सिनेप्स कहलाएगा, या हिंदी में बोले तो अंतर्ग्रंथन क्षेत्र कहलाता है। फिर 10वां क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए, निम्न में से कौन सा गलत है? तो देखिए एड्रिनलिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा, टेस्टोस्टेरोन वृषण के द्वारा, एस्ट्रोजन अंडाशय के द्वारा, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि के द्वारा। तो बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन वृषण के द्वारा ही स्रावित होता है, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा ही स्रावित होता है, एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा ही स्रावित होता है। लेकिन एड्रिनलिन हार्मोन है वो अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता। पीयूष ग्रंथि है वो तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। तो ये जो ए यहाँ पर युग्म बनाया गया है वो सही नहीं है, यह गलत युग्म है, इसलिए अपना आंसर गलत युग्म को ही चयन करना था अपने को। तो ये ए अपना क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। फिर देखो 11वां क्वेश्चन है मनुष्य में जैव प्रक्रम नियमित एवं नियंत्रित किए जाते हैं, यानी सारे जो लाइफ प्रोसेस हैं, श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, उन सभी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? जनन और अंतःस्रावी तंत्र। तो जनन तो अपने आप में एक सिस्टम है, श्वसन एवं तंत्रिका तंत्र, तो श्वसन है वो अपने आप में एक सिस्टम है, अंतःस्रावी ग्रंथियां या पाचन तंत्र, तो पाचन भी एक अपने आप में तंत्र है जो कंट्रोल करने का कार्य नहीं करता है, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। तो अंतःस्रावी तंत्र के अंदर जो ग्रंथियां आती हैं उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, वो हार्मोन जैसा आदेश देते हैं वैसा वर्क कौन करती हैं? तंत्रिकाएं करती हैं। तो नियंत्रण और समन्वय यानी कि नियमित और नियंत्रित करने का कार्य है वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र है उसके द्वारा किया जाता है। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में क्या कहता है अगला क्वेश्चन? 12वां क्वेश्चन है इंसुलिन के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो इंसुलिन यह अग्नाशय से निकलता है, तो बिल्कुल अग्नाशय से निकलता है। इसके बाद में यह शरीर की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। तो देखो वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने के लिए दो ग्रंथियां हैं यहाँ पर, एक तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो है उसके द्वारा पिट्यूटाइन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, और एक अपनी है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि उसके द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है वह भी उपापचय को नियंत्रित करता है। किसको? उपापचयी क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है। तो ये कार्य इंसुलिन का नहीं है। आगे देखिए और भी ऑप्शन देख लें, अपने को पता चल जाएगा। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को बनाए रखता है, शुगर लेवल को कंट्रोल बिल्कुल करेगा। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, तो बिल्कुल हो जाता है। तो देखिए ए अग्नाशय से निकलता है, सही है। सी रुधिर में शर्करा को कंट्रोल करता है, सही है। इसकी कमी से मधुमेह हो जाता है, ये भी सही है। बी ऑप्शन जो है ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाले इंसुलिन हार्मोन का कार्य नहीं है, ये असत्य कथन है। तो अपना राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? बी। फिर वो 13वां क्वेश्चन गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म के चयन के अंदर एड्रिनल पीयूष, टेस्टोस्टेरोन वृषण, एस्ट्रोजन अंडाशय, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि, ये पहले से क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो यहां पर भी एड्रिनलिन ग्रंथि है, एड्रिनलिन हार्मोन है वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है, ना कि पीयूष ग्रंथि से। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित है? अयुग्मित है। चलिए देखिए ऑप्शन देखते हैं आगे चल करके। 14वें प्रश्न में अयुग्मित ग्रंथि कौन सी है?
ठीक है, तो देखिएगा अयुग्मित ग्रंथि के अंतर्गत अपनी कौन सी ग्लैंड आ जाएगी यहाँ पर, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क। यहाँ पर अयुग्मित का मतलब कोई जोड़ा वैसे नहीं है, यहाँ पर इनकी संख्या से है। अयुग्मित का मतलब इनकी संख्या से इसका मतलब है, यानी संख्या 2। ऐसी कौन सी ग्रंथियां हैं जो 2-2 हैं, और यहाँ कौन सी है जो 2 नहीं है। तो देखो, एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर पाई जाती हैं और दोनों तरफ ही पाई जाती हैं, ठीक है, तो ये तो युग्म के रूप में है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटराइन ग्रंथि है, वो हाइपोथैलेमस के नीचे लटकी हुई मटर के दाने के समान, ये एक ही होती है, ये एक होती है। और देखते हैं वृषण, तो ये नर में 2 होते हैं, अंडाशय ये मादाओं में भी 2 होते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि, वृषण ग्रंथि और अंडाशय ये तो युग्म के रूप में है, इनकी संख्या तो 2-2 है। पीयूष ग्रंथि ऐसी है जो 2 नहीं होकर के एक ही है संख्या में, तो जो अयुग्मित है वो ग्रंथि कौन सी हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई। अपना आंसर हो जाएगा पीयूष। इसके बाद बात करते हैं 15वां क्वेश्चन, मटर के टेंड्रिल। टेंड्रिल का मतलब यहां पर है प्रतान, ठीक है, आगे जो एक तंतु निकलता है मटर के अंदर और उसके सहारे ये पादप है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, की वृद्धि निम्न के कारण है। किसके कारण होती है, तो गुरुत्व का प्रभाव, तो गुरुत्व तो नीचे की तरफ रहेगा जबकि ये ऊपर की तरफ जाएगा। आधार से दूर वाली टेंड्रिल यानी कि प्रतान की कोशिकाओं में अत्यधिक वृद्धि एवं विकास, आधार से दूर यानी ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल ये सही है। रासायनिक प्रभाव, तो ये जो वृद्धि का कारण रासायनिक प्रभाव, रसायन की तरफ वृद्धि नहीं करता ये, तो रासायनिक गति भी नहीं है। आधार के संपर्क वाली टेंड्रिल की कोशिकाओं की अत्यधिक वृद्धि, तो आधार के संपर्क में रहेगी तो भी ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी सही। आधार से दूर यानी कि ये जमीन है तो उससे दूर यूं किसी सहारे पर, जैसे अपन ने यहाँ पर कोई धागा वगैरह बांध दिया तो उस धागे के चारों तरफ लिपट करके ये मटर है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। टेंड्रिल मतलब इसका प्रतान जो है उसकी कोशिकाओं में अत्यधिक वृद्धि होगी और ये आधार से दूर ऊपर की तरफ ही वृद्धि करेगा, तो बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं 16वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो 2 क्वेश्चन है, पिछले चैप्टर के अंदर अपन ने देखा था, एक तो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये तो है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन सी है, यकृत। लेकिन क्वेश्चन यहां क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो यकृत तो अंतःस्रावी नहीं है, ठीक है। यहां पर अपनी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण ग्रंथि और अंडाशय। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो अपनी कौन सी है, यहां पर थायराइड ग्रंथि होती है। चलिए आगे बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन है, छुई मुई की पत्तियों में किस प्रकार की गति होती है। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश के कारण प्रभावित होने वाली गति, स्पर्शानुवर्तन, स्पर्श के कारण, जलानुवर्तन या गुरुत्वानुवर्तन। तो देखो छुई मुई के प्लांट के अंदर क्या होता है कि उसके जो पुष्प की पत्तियों की पत्तियां जो होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, उनको छूने पर जो कोशिकाएं हैं उनसे जल दूर जाता है, लेकिन और जल दूर जाने पर वो क्या होता है, पुष्प वो सिकुड़ जाता है। होता किसके कारण है, स्पर्श के कारण ये गति होती है। तो किस प्रकार की गति होगी, ये स्पर्शानुवर्तन गति के अंतर्गत आएगी। इसके बाद में बात करते हैं, कपाल तंत्रिकाएं कहां से निकलती हैं। कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क में, खोपड़ी में, शकल में। तो सीधी बात है, कपाल के अंदर कौन, मस्तिष्क है वो निवास करता है, मस्तिष्क रहता है। मेरु जो कपाल से नीचे रह जाएगा, हृदय भी नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर कपाल तंत्रिकाएं कहां से निकलती हैं, मस्तिष्क से निकलती हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर ही हो जाएगा। फिर बात करते हैं 19वां क्वेश्चन, मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क के किस भाग में होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा तो अग्र मस्तिष्क में होता है, मध्य मस्तिष्क में होता है, पश्च मस्तिष्क में होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स, ठीक है, ये अनुमस्तिष्क, ये सब किसके अंदर होते हैं, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होते हैं। तो अपना आंसर क्या चला जाएगा, सी राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 20वां, साइटोकाइनिन क्या है। साइटोकाइनिन एक नाइट्रोजनिक क्षारक है, एमिनो अम्ल है, एंजाइम है या फिर पादप हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, ठीक है, ये सब क्या है, पादप हार्मोन होते हैं। तो अपना आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साइटोकाइनिन क्या है, तो एक पादप हार्मोन है। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
देखिएगा, सिनेप्स में आवेग का स्थानांतरण होता है। एक क्वेश्चन आया था, यहां नहीं, ये देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, यहां देखिएगा, एक ही क्वेश्चन था, आवेग का वहन होता है। इसका आंसर अपन ने दिया था द्रुमाशय से तंत्रिकाक्ष की ओर, द्रुमाशय से, डेंड्राइट से एक्सोन की ओर। ये बात थी तंत्रिका कोशिका के भीतर, तंत्रिका कोशिका के भीतर ये कार्य किस तरह से हो रहा है। तो यहां पर जैसे इस प्रकार से यूं तंत्रिका कोशिका बनी हुई थी, इधर ये एक्सोन था, इधर यूं डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर यूं इस तरह से, ठीक है। तो सीधी बात है, यहां इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो द्रुमाशय से आवेग को ग्रहण किया गया और उसके बाद में तंत्रिकाक्ष की ओर ही जाएगा, ठीक है। यहां क्वेश्चन देखिए दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है, सिनेप्स में आवेग स्थानांतरण, यहां था केवल आवेग का वहन, यहां सिनेप्स में आवेग का स्थानांतरण होता है। कैसे होता है, एक न्यूरॉन के द्रुमाशय से दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष की ओर, एक ही न्यूरॉन में तंत्रिकाक्ष से कोशिका की ओर, कोशिका काय की ओर, एक ही न्यूरॉन में कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष की ओर, और एक न्यूरॉन में तंत्रिकाक्ष सिरे से दूसरे न्यूरॉन के द्रुमाशय की ओर। अब देखिए यहां ये तंत्रिकाक्ष का सिरा है और यहां दूसरी डेंड्राइट जो तंत्रिका कोशिका है उसके ये डेंड्राइट्स हैं, ऐसे ये है सिनेप्स, यहां वाला क्षेत्र ये क्या है, सिनेप्स है, ठीक है। तो देखिए एक न्यूरॉन के द्रुमाशय से दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष की ओर, तो एक न्यूरॉन के द्रुमाशय यहां रह गए और दूसरे न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष यहां रह गया, तो यहां से यहां डायरेक्ट नहीं, ये क्षेत्र तो यहां आ गया, सिनेप्स तो यहां है। उसके बाद में है एक ही न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष, एक न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष से कोशिका का इधर की ओर, तो यहां भी सिनेप्स नहीं आया। सी ऑप्शन कह रहा है एक ही न्यूरॉन में, तो एक ही न्यूरॉन में, जहां एक ही न्यूरॉन ये आ गया ना, एक ही न्यूरॉन, तो एक ही न्यूरॉन आ गया तब तो सिनेप्स उसमें आया ही नहीं, तो बी और सी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, क्योंकि यहां पर तो ये बात ही एक ही न्यूरॉन की कर रहा है, यानी एक तंत्रिका कोशिका की बात कर रहा है, तो सिनेप्स तो दो तंत्रिकाओं के बीच का स्थान है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही खारिज हो गए। अब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन बचे। ए में है एक न्यूरॉन के द्रुमाशय से दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष, तो एक के द्रुमाशय से दूसरे के न्यूरॉन इधर। डी ऑप्शन कहता है एक के न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष के सिरे से, यह है तंत्रिकाक्ष का सिरा, दूसरे न्यूरॉन के द्रुमाशय, तो बिल्कुल सिनेप्स में तो यही हो रहा है, एक तंत्रिका कोशिका है उसके जो तंत्रिकाक्ष का सिरा है उससे दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स यानी कि द्रुमाशय की ओर यहां गमन हो रहा है, ये हो रहा है सिनेप्स में, तो बिल्कुल अपना डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहां पर कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, कि एक न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष के सिरे से और दूसरे न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के द्रुमाशय की ओर, इधर सिनेप्स में क्या होगा, वहन होगा, आवेग का स्थानांतरण होगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, न्यूरॉन में विद्युत आवेग, ये यहां पर कटा हुआ है थोड़ा सा, न्यूरॉन में विद्युत आवेग का रासायनिक अभिक्रिया में रूपांतरण कहां होता है। विद्युत आवेग इधर बह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में जहां रासायनिक पदार्थ होगा वहां होगा, तो ये कार्य कहां होता है, ये कार्य होता है मुख्य रूप से सिनेप्स वाला क्षेत्र होता है, यहां पर होता है। तो देखिए स्थानांतरण कहां होता है, विद्युत आवेग का रासायनिक अभिक्रिया के रूप में स्थानांतरण, रूपांतरण कोशिका काय में, तो कोशिका काय के अंदर तो विद्युत आवेगों में बदला जाता है, द्रुमाशय के सिरों पर भी नहीं होता, तंत्रिकाक्ष में भी कोई परिवर्तन, द्रुमाशय के सिरों पर कोई परिवर्तन नहीं होता, तंत्रिकाक्ष में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोशिका काय में परिवर्तन होता है, लेकिन वो ये होता है कि जो आपके रासायनिक संवेग हैं उनको विद्युतीय संवेग में बदला जाता है, रासायनिक संवेगों को विद्युत में बदला जाता है कोशिका काय में, जबकि विद्युत संवेगों को रासायनिक अभिक्रिया में, यहां तक विद्युत संवेग आए, यहां रासायनिक पदार्थ है सिनेप्स में, वो रासायनिक अभिक्रिया में बदलेंगे, तो कहां पर होगा ये तंत्रिकाक्ष के सिरों पर, यहां जो सिनेप्स में मौजूद है वहां होगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, तंत्रिकाक्ष के सिरों पर विद्युतीय आवेगों को रासायनिक अभिक्रिया में बदला जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्षेत्र वो है, तंत्रिकाक्ष के सिरे उस क्षेत्र में है जो सिनेप्स है उस क्षेत्र में है। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन देखो, गार्ड कोशिका यानी कि द्वार कोशिकाएं के आकार में परिवर्तन निम्नलिखित परिवर्तन के कारण होता है।
द्वार कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन किस कारण होता है? कोशिका का प्रोटीन संगठन बदलने के कारण, कोशिका का ताप बदलने के कारण, कोशिका में जल की मात्रा चेंज होने के कारण, और कोशिका में केंद्रक की स्थिति। तो देखो, द्वार कोशिकाएं हैं, रंध्रों का खुलना बंद होना, ये जो गति होती है द्वार कोशिकाओं की, जो गति है उसके आकार में परिवर्तन है, वो कोशिका में जल की मात्रा है उसके घटने बढ़ने के कारण, उसके कारण द्वार है वो खुलते हैं और ये बंद होते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर, कोशिका में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण क्या होता है? द्वार कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से पादप हार्मोन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये तो क्या होते हैं? मानव हार्मोन होते हैं, जबकि साइटोकाइनिन है वो एक पादप हार्मोन है। इसके बाद बात करते हैं 25वां और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मस्तिष्क के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है? अग्र मस्तिष्क में पालियां होती हैं, तो अग्र मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से होते हैं और उसके अंदर क्या पाई जाती हैं? पालियां पाई जाती हैं। इसके बाद में बात करते हैं सुनना, गंध, यादाश्त यानी याद रखना आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं। तो बिल्कुल अग्र मस्तिष्क के अंदर जो आपका प्रमस्तिष्क वाला हिस्सा है, हाइपोथैलेमस है, उन सभी के अंदर ये जो केंद्र हैं वो स्थित होते हैं। फिर है अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के मेडुला से नियंत्रित होती हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है बिल्कुल जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है। फिर कह रहे सेरिबेलम, ठीक है, ये क्या है? मुद्रा यानी कि पोस्चर यानी कि मनुष्य के शरीर का संतुलन, ठीक है, उसको नियंत्रित नहीं करता। अब ये यहां पर नहीं करता, इस वर्ड ने इस विशेषता को क्या कर दिया? गलत कर दिया। बाकी सभी सही डायरेक्ट थे। अगर मस्तिष्क में पालियां स्थित होती हैं, बिल्कुल। सुनना, गंध, यादाश्त आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में बिल्कुल होते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के मेडुला से नियंत्रित होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सेरिबेलम है वो शरीर के नियंत्रण को यानी कि शरीर की स्थिति को, उसके पोस्चर को, मुद्रा को नियंत्रित करता है, जबकि इसने लिख दिया नहीं करता है। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया, असत्य हो गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है वो यहां पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। और मैं समझता हूं कि इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लेने के बाद में और कोई भी विद्यार्थी है वो चैप्टर में से किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो निर्धारण कर पाने में सक्षम हो जाता है। आगे बात करते हैं अपन जो रिक्त स्थान टाइप के प्रश्न हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिएगा ये सभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए ऑप्शन दिए गए थे भरने के लिए कि किस प्रकार से अपन इनको कर सकते हैं। उसके बाद में ये 15 प्रश्न हैं जो कि रिक्त स्थान वाले हैं, इनकी अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा देखिए पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास को खालिस्तान से निकलने वाले हार्मोन नियंत्रित करते हैं। वृद्धि और विकास को से निकलने वाले, किस से निकलने वाले? तो हार्मोन कहां से निकलते हैं? ग्रंथियों से निकलते हैं। अब कौन सी ग्रंथि है उसके द्वारा निकलने वाला हार्मोन वृद्धि और विकास को नियंत्रित करेगा? तो वृद्धि और विकास के लिए ग्रोथ हार्मोन साबित करती है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। तो यहां पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि जो है उससे, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन क्या करते हैं? वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में खालिस्तान एवं खालिस्तान होते हैं, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा कौन कौन होते हैं? तो यहां पर मस्तिष्क और दूसरा अपना क्या हो गया? मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों क्या होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग खालिस्तान है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वैसे अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा है और अग्र मस्तिष्क में भी 2/3 भाग 66% भाग है वो कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। तो अपना आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? प्रमस्तिष्क। ठीक है।
फिर मेडुला का अंतिम सिरा को बनाता है। मेडुला ऑब्लिगेटा है वो मस्तिष्क का अंतिम भाग है और उस मस्तिष्क के बाद में निकलती है मेरुरज्जु। तो मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला का जो अंतिम सिरा है वो किसको बनाएगा? मेरुरज्जु को बनाएगा। तो यहां पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, ठीक है, ये अपना क्या होगा? आंसर होगा। फिर छुई मुई की पत्तियों की गति, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ गया था। कौन सी गति का उदाहरण है? स्पर्शानुवर्तन गति का उदाहरण है। तो पांचवें में हो जाएगा यहां पर स्पर्शानुवर्तन। कौन सी गति? स्पर्शानुवर्तन गति। फिर है मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को खालिस्तान कहते हैं। मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? मेरु तंत्रिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिका या मेरु तंत्रिकाएं, ये अपना आंसर हो सकता है। इसके बाद में अपन कहें तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके कोशिका काय की ओर लाता है। तो तंत्रिका आवेग को ग्रहण कौन करता है? ये तंत्रिका कोशिका का कोशिका काय, ये सिरा है सेल बॉडी, यहां पर क्या है? डेंड्राइट्स हैं। तो ग्रहण करने का कार्य कौन करेंगे? द्रुमाश्म करेंगे। द्रुमाश्म या इसको द्रुमाशय यानी कि डेंड्राइट कहा जाएगा। तो तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके कोशिका काय की ओर कौन लाता है? द्रुमाश्म। द्रुमाश्म, ठीक है, डेंड्राइट्स ये लाते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया है उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? मेरुरज्जु करता है, ठीक है, मेरुरज्जु। उसके बाद बात करते हैं आगे। मस्तिष्क है वो एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? तो मस्तिष्क जहां होता है ये पूरा क्या है? कपाल है। तो क्या कहेंगे इसको अपन? कपाल। कपाल के अंदर खोपड़ी, ठीक है, कपाल या क्या कह सकते हैं? खोपड़ी, सकल जिसको अपन बोलते हैं, है ना? ये धनात्मक जलानुवर्ती होती है। धनात्मक जलानुवर्ती यानी कि जल की ओर वृद्धि किसकी होती है? तो जड़ों की होती है ना? तो जड़ें क्या कह सकते हैं अपन? यहां पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? जड़ें जो हैं वो धनात्मक जलानुवर्ती होती हैं। इसके बाद में अगला कह रहा है पराग नली का बीजांड की ओर गति करना का उदाहरण है। तो देखिए इस प्रकार से यहां पर ये वर्तिकाग्र, यहां ये बीजांड वाला फुला हुआ पार्ट, ये अंडाशय और इसके भीतर यूं यहां पर ये बीजांड वाला पार्ट ये। अब यहां कोई भी परागकण गिरेगा, फिर ये वृद्धि करके अंकुरित होकर पराग नली यूं आगे बढ़ेगी, फिर ये आगे बढ़ती जाएगी और यूं इधर गति करेगी। तो इधर गति करेगी तो एक रसायन की तरफ, जो अंडाशय और बीजांड के अंदर जो रासायनिक पदार्थ हैं उनसे ये प्रेरित होकर के पराग नली है वो वृद्धि करती है। तो पराग नली का बीजांड की ओर गति करना किस गति का उदाहरण है? रसायनानुवर्तन गति का उदाहरण है। रसायनानुवर्तन। रसायन प्लस अनुवर्तन तो रसायनानुवर्तन, रसायनों की तरफ होने वाली गति, रसायनानुवर्तन गति। फिर अगला 12वां क्वेश्चन है पादप हार्मोन अपने संश्लेषण स्थान से क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। किसके द्वारा पहुंचते हैं? यानी जहां पर इनका संश्लेषण हो रहा है पादप हार्मोन का, उससे जहां इनको वर्क करना है वहां तक किस विधि द्वारा पहुंचेंगे? तो विसरण विधि के द्वारा पहुंचते हैं। कौन सी विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। विसरण का मतलब यह है कि अपनी अधिक सांद्रता से जहां ये ज्यादा है, जहां बन रहे हैं वहां से कम की तरफ गति होना, ये क्या है? विसरण का एग्जाम्पल है। तो विसरण विधि के द्वारा ये पहुंचते हैं। उसके बाद में है 13वां क्वेश्चन है खालिस्तान हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। करो या मरो हार्मोन कौन से हार्मोन को बोलते हैं? तो संकटकालीन परिस्थितियों के अंदर और वर्क करने वाला जो हार्मोन होता है एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, वो करो या मरो या फिर संकटकालीन हार्मोन भी कहलाता है। फिर 14वां प्रश्न है अपना आउटू ग्रंथि की
थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो मुख्य रूप से आयोडीन जो है वो जरूरी है। आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो ये जो अपनी थायराइड ग्रंथि है, अवटु ग्रंथि जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं करेगी। तो बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आयोडीन जो है वो जरूरी है। उसके बाद में बात करते हैं 15वां क्वेश्चन है, वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करने का कार्य हमारी क्या करती हैं? यानी वातावरण के अंदर जो भी ठंड है, सर्दी है, गर्मी है, ताप है ना, इन सभी का जो कुछ अपन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब सूचनाएं कौन प्राप्त करती हैं? तो ये हमारे शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ये कार्य करती हैं। तो वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करने का कार्य है वो क्या कौन करती हैं? ज्ञानेंद्रियां करती हैं, ज्ञानेंद्रियां करती हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपने क्या हो गए, सारे के सारे जो खाली स्थान वाले फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से अपने को कोई भी लाइन देकर के यहाँ थोड़ा सा अपने को सचेत रहने की आवश्यकता होती है। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर अपने को लाइन जो है, एनसीईआरटी अपनी जो बुक है उसके लाइंस को एक बार पढ़ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी में से कोई सी लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है उसको उठा करके और जो खाली स्थान दे दिया जाता है कहीं से और ये प्रश्न पूछते हैं, तो उसके लिए अपना एकदम माइंड है वो सेंट्रलाइज होना, केंद्रित होना जरूरी है। अदरवाइज अपन खालिस्तान उस लाइन की लैंग्वेज है उसको अपन पकड़ नहीं पाते, क्वेश्चन आते हुए भी लाइन की लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाते और अपन आंसर नहीं दे पाते हैं। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो दो तरह के प्रश्न इसमें हो गए हैं, एक वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न और दूसरे खालिस्तान टाइप के जो प्रश्न हैं वो हो चुके हैं। अब अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न छोटे वाले और जो कुछ दीर्घ उत्तरात्मक 3-3 नंबर वाला एक प्रश्न पूछा जाता है तो उस टाइप के प्रश्न हैं उनकी अपन यहां पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो तीसरा प्रश्न, पहला ऑब्जेक्टिव वाला हो गया, दूसरा खालिस्तान वाला हो गया। तीसरा अपना प्रश्न है यहाँ पर, तंत्रिका पेशीय संधि का नामांकित चित्र। तंत्रिका पेशीय संधि है उसका नामांकित चित्र बनाइए। तो तंत्रिका पेशीय संधि है वो देखो किस प्रकार से होती है कि अपनी तंत्रिका कोशिका के जो डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार से, और मुख्य रूप से पेशीय संधि और डेंड्राइट्स तो आवेग को ग्रहण करेंगे, उसके बाद में पेशियों को, ये जैसे मान लीजिए कोई पेशी कोशिका है, यूं फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से कोई भी तंत्रिका कोशिका है, उस तंत्रिका कोशिका का ये एक जोन वाला पार्ट है, यहां से इसके क्या होंगे, तंत्रिका कोशिका के जो अंतिम सिरे हैं वो यूं निकलेंगे और निकल करके यहां पर इसमें धंस जाएंगे, ठीक है, यहां धसे हुए रहेंगे। ये जो संधि है इसको इस तरह से अपन बना सकते हैं कि इस तरह से यूं, यहां पर ये पेशी कोशिका, इसमें ये गर्त है, यूं ऐसे, ठीक है, ये पेशी कोशिका है और यहां से जो तंत्रिका कोशिका है उसका अंतिम सिरा है वो आया, इसका ये फूला हुआ पार्ट और ये यहां पर इसके अंदर यहां धसा हुआ है, ठीक है। ये पार्ट जो है यही क्या है, तंत्रिका पेशीय संधि है। तंत्रिका पेशीय संधि यानी कि इनके जुड़ने का स्थान, जहां से तंत्रिका कोशिका, कोई भी तंत्रिका कोशिका है वो जो संदेश देती है उसको वर्क, जैसे मैं कहूं कि इस हाथ को मुझे ऊपर उठाना है तो तंत्रिकाएं संदेश देंगी और पेशी जो है यानी कि मसल्स हैं वो इस हाथ को उठाने का काम करेंगी। तो तंत्रिका और पेशियां ये मिलकर क्या करती हैं, किसी भी अंग को गति करवाने का कार्य करती हैं। तो ये तंत्रिका पेशीय संधि का क्या होता है, चित्र बनता है। यहाँ ये तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका, और ये कौन सी कोशिका है, पेशी कोशिका है, पेशी कोशिका, ठीक है। और यहाँ ये तंत्रिका पेशीय संधि, ये हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो वृक्क के ऊपर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि। तो हार्मोन का नाम है वो तो हो जाएगा एड्रिनलिन। कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। और हार्मोन का एक कार्य बताओ, तो ये कार्य क्या करता है, संकटकालीन परिस्थितियों के अंदर, संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने हेतु तैयार करता है। और देखा जाए तो ये क्या करता है, हृदय स्पंदन
हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करता है, और क्या करता है, तो रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर जो है, इसको भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो ये हो गया अपना अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला एड्रिनलिन हार्मोन और उसके कार्य। उसके बाद देखिएगा आगे 5वां प्रश्न, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह है वो क्यों दी जाती है। बोर्ड के अंदर पूछे हुए प्रश्न है ये, सारे के सारे क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन या फिर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखिए आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन, ये क्या करता है, जो अपनी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, इस थायराइड ग्रंथि को, और कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन कौन से, किसकी वजह से करती है, आयोडीन की वजह से प्रेरित होकर के थायरोक्सिन हार्मोन साबित करती है। अब यदि ये आयोडीन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगा तो थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन साबित नहीं करेगी, और थायरोक्सिन हार्मोन साबित नहीं करेगी तो फिर क्या होगा कि थायराइड ग्रंथि है उसके अंदर थोड़ी वृद्धि होने लग जाती है, और मुख्य रूप से मनुष्य के अंदर गला फूल जाता है, और फूल करके यहाँ पर गलगन रोग, ठीक है, गलगन या इसको बोलते हैं गोइटर, ठीक है, गोइटर, ये रोग होने की संभावना रहती है। इसलिए इस रोग से बचने के लिए थायराइड ग्रंथि है वो प्रॉपर वर्क करती रहे, थायरोक्सिन हार्मोन है वो लगातार संतुलित होता रहे, बना रहे, इसके लिए आयोडीन युक्त नमक है वो खाने की सलाह है वो दी जाती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये आयोडीन ग्रंथि। इसके बाद में बात करते हैं अपन, क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि का नियमन करती है, शरीर की वृद्धि का नियमन करती है। तो ये एक अपने रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के अंदर भी आया था, वृद्धि को नियमित करने वाली ग्रंथि। तो एक तो देखो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो है वो ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है और वृद्धि को नियमित करने का कार्य करती है। एक यहां अपने को दो चीजें लिखनी चाहिए क्योंकि दोनों कंफ्यूज करती हैं, हो सकता है कोई सा एक आंसर हो जाए। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ग्रोथ हार्मोन साबित होता है जो वृद्धि का नियमन करता है, इस तरह से लाइन लिखनी चाहिए। और एक अपनी कौन सी है यहां पर, थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, ये क्या करती है, उपापचय को, उपापचयी क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करती है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला थायरोक्सिन हार्मोन है वो भी क्या करता है, उपापचयी क्रियाओं को नियमित करता है, और उसी से शरीर की वृद्धि है वो क्या रहती है, नियमित रहती है। तो यहाँ पर दोनों ग्रंथियां आपने को लिखनी चाहिए। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि को नियमित करती है, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला ग्रोथ हार्मोन तथा थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला थायरोक्सिन हार्मोन उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, 6 प्रश्न हो चुके हैं। 7वां प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम, तो ये क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। क्या है, तंत्रिका कोशिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तंत्रिका कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये इसके बाद में है स्पर्शानुवर्तन गति का एक उदाहरण दीजिए स्पर्श के अनुसार। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन करके आए हैं अपन, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति। छुई मुई पादप जो है उसकी पत्तियों की गति इसी के अंतर्गत आती है। और एक जो मटर के अंदर प्रतान है ना, मटर के प्रतान की गति, मटर के प्रतान की गति, ये भी इसी के अंतर्गत आती है, क्योंकि वो भी जो मुख्य रूप से कोई आधार है उस आधार को स्पर्श करते हुए उसको लिपट करके ऊपर चढ़ता है, तो वो भी किसके अंदर आता है, स्पर्शानुवर्तन गति के अंतर्गत आता है। फिर है मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, दोनों तरह से कार्य करती है। अंतःस्रावी का मतलब बिना नलिका के और सीधे ब्लड के अंदर अपना स्राव डालती है। तो जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाला इंसुलिन एक हार्मोन है, और इस हार्मोन को ये डायरेक्ट किसके अंदर डालती है,
ब्लड में डालती है, तो अंतःस्रावी होगी, ठीक है। और जो अग्नाशय है उसके द्वारा स्रावित होने वाले अग्नाशयी एमाइलेज वगैरह, अग्नाशयी एमाइलेज है या अग्नाशयी अन्य रस हैं, ये सब क्या होते हैं, नलिका के द्वारा, डक्ट के द्वारा किस में डाले जाते हैं, छोटी आंत में डाले जाते हैं, छोटी आंत में डाले जाते हैं। तो यहां नलिकाएं भी काम कर रही हैं, यानी बाहर जाकर के किसी दूसरे ऑर्गन में स्रावित कर रही हैं। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जांपल भी है क्योंकि इंसुलिन हार्मोन को ब्लड में डालती है सीधा, और बहिस्रावी ग्रंथि का एग्जांपल भी है क्योंकि अपने हार्मोन्स और जो रस होते हैं, पाचक रस, उनको छोटी आंत में नलिका की सहायता से डालती है। तो ये दोनों का एग्जांपल है। एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। इसके बाद में गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं, पादपों में गुरुत्वानुवर्तन को समझिए। तो गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल के अनुदिश गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होने वाली गति है, वो क्या कहलाती है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। और इसका गुरुत्वानुवर्तन को समझाइए तो सीधा सीधा यहाँ पर यही है, ये जैसे अपन कह रहे हैं कि भूभाग, और इसके अंदर ये ऊपर की तरफ तो तना ग्रोथ करेगा और नीचे जो की तरफ जो जड़ों की वृद्धि है, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये क्या है, ये गुरुत्वानुवर्तन गति है। बस यही चीज, ये डायग्राम, और इसको अपन दे सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ जड़ों की होने वाली गति है वो क्या कहलाती है, गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाती है। पादपों के अंदर जो जड़ें हैं वो लगातार जमीन में गहराई की तरफ वृद्धि करती हैं। ऐसे थोड़ा सा इसको बढ़ा के लिख देंगे, 2 नंबर का ये और 1 नंबर का गुरुत्वानुवर्तन गति की परिभाषा, कि जो जड़ें हैं उनकी गुरुत्वाकर्षण बल के अनुदिश होने वाली गति है वो गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाती है। इस तरह से अपने को इस क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा लिखना पड़ेगा। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है अपना, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम। तो इंसुलिन स्रावित करने वाली ग्रंथि अग्नाशय, इसका आंसर क्या बन गया अपना, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। उसके बाद में है, इस ग्रंथि से इंसुलिन श्रावण की मात्रा का नियंत्रण किस क्रिया विधि द्वारा एवं कैसे होता है। तो इसे जो क्रिया विधि है, इंसुलिन की श्रावण की मात्रा यानी कितना ये उत्सर्जित किया जाएगा, तो इसकी क्रिया विधि का नाम है पुनर्भरण क्रिया विधि, पुनर्भरण क्रिया विधि। पुनर्भरण क्रिया विधि क्या है, ये क्रिया विधि देखो क्या है कि मुख्य रूप से इंसुलिन है वो शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य ही करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करेगा, कम करके नियंत्रित करता है। जो ही मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ने लगेगी तो इंसुलिन का श्रवण होगा, इंसुलिन श्रवण होने से और ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे घट जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा जब घटेगी तो इंसुलिन का श्रवण है वो वापस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस तरह से ग्लूकोज की उपस्थिति और अनुपस्थिति यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने और घटने के आधार पर और इंसुलिन हार्मोन के श्रावण की मात्रा क्या होती है, नियंत्रित होती है, उसके उत्सर्जन की मात्रा है वो नियंत्रित होती है। क्रिया विधि कौन सी, पुनर्भरण क्रिया विधि, यानी कि जो ही ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल में आई, इंसुलिन है उसका श्रावण कम हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ रही है तो पुनः ज्यादा इंसुलिन स्रावित होगा और फिर से उसको क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा। तो ये इंसुलिन हार्मोन का जो रोल है वो रहता है। इसके बाद बात करते हैं अपन आगे 12वां प्रश्न, नर तथा मादा में लिंग हार्मोनों के नाम लिखिए और नर मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इन अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो नामांकित चित्र है, नर मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र और नर तथा मादा लिंग हार्मोन के नाम। तो मानव में नर हार्मोन है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन सभी जानते हैं अपन। उसके बाद में जो मादा हार्मोन है वो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये मुख्य रूप से मादा हार्मोन और ये नर हार्मोन। नर मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र, तो यहाँ पर मानव वाला वो डायग्राम सभी की टेक्स्ट बुक के अंदर बना हुआ है, इसको समझाने की कहीं कोई आवश्यकता है नहीं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है मस्तिष्क के नीचे, फिर उसके नीचे पीयूष ग्रंथि है वो मटर के दाने के समान, यहाँ गले के पास में एच आकार की, और यूं आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। फिर यहाँ बीच में सी थाइमस ग्रंथि होती है, यहाँ जो वृक्क होते हैं दोनों ऐसे किडनी, ठीक है, इनके ऊपर यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं जोड़ी के रूप में, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ यूं दोनों तरफ, जैसे ये नर की बात करें तो यहाँ वृषण ग्रंथियां हैं, वो मुख्य रूप से वृषण है वो पाए जाते हैं, तो ये वृषण ग्रंथियां हैं,
वो उपस्थित होती हैं। यहाँ से अग्नाशय ग्रंथि है वो पाई जाती है। तो इस तरह का डायग्राम है और वो मानव वाला डायग्राम में बना ही देंगे। तो इस तरह का ये प्रश्न का आंसर रहेगा। मुख्य रूप से यहाँ पर ये समझने वाली और ध्यान में रखने वाली बात है, चित्रों की तो प्रैक्टिस जितने भी आ रहे हैं बायोलॉजी वाले पार्ट में, उन क्वेश्चन के अंदर चित्र हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छी तरह से बनाने आने चाहिए। लेकिन इसमें समझने वाली सी कोई बहुत ज्यादा बात है नहीं कि यहाँ समझाया जाए, क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आता है, आंसर जिसको आ रहा है डायग्राम बनाना वो बना देगा, नहीं आ रहा है प्रैक्टिस नहीं करी तो नहीं बना पाएगा। अब बात करते हैं आगे। 13वां प्रश्न है, 13वां और 14वां प्रश्न देखिएगा। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना कीजिए। नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना। तो देखिए तंत्रिका है, उसके अंदर मुख्य रूप से अपन क्या कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 हिस्से होते हैं, एक मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क, और दूसरा क्या होता है, मेरुरज्जु, ठीक है, ये बात अपने को बतानी है। उसके बाद में मस्तिष्क है, उसके अलग अलग 3 पार्ट होते हैं। मस्तिष्क सोचने समझने का कार्य करता है, ठीक है, सोचने समझने का कार्य करता है, याददाश्त रखने का कार्य करता है, शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। मेरुरज्जु जो है वो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करती है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में तंत्रिका तंत्र की वर्किंग है उसको दे सकते हैं। हार्मोन है वो मुख्य रूप से क्या करते हैं, नियमन का कार्य है वो करते हैं। हार्मोनों के द्वारा कोई भी क्रिया है उसके बढ़ने घटने का कंट्रोल किया जाता है, वृद्धि और विकास का उपजयी क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। ये सारी चीजें हैं वो अपने को इन शॉर्ट लिखनी होती हैं। इसके बाद बात करते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा स्रावित होने वाला ग्रोथ हार्मोन GH, ग्रोथ हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, वो अन्य सभी ग्रंथियों को क्या करता है कि मुख्य रूप से अन्य सभी ग्रंथियों की क्रियाविधि को नियंत्रित करती है। इसलिए अन्य ग्रंथियों के हार्मोन जो स्रावित होते हैं वो इसी ग्रंथि के पिट्यूटाइन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन के द्वारा, पिट्यूटाइन हार्मोन है, पिट्यूटाइन हार्मोन, ठीक है, इस हार्मोन के द्वारा अन्य ग्रंथियां हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी या उसकी कार्यविधि है वो कंट्रोल की जाती है। इसलिए अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करने के कारण और पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। फिर देखो 14वां प्रश्न है प्रकाशानुवर्तन क्या है। पादप में प्रकाशानुवर्तन को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। तो प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, देखिए प्रकाशानुवर्तन होता है मुख्य रूप से तना जो है, यानी जैसे देखो अपन ने गुरुत्वानुवर्तन देखा तो नीचे की तरफ जड़ों की वृद्धि है वो गुरुत्वानुवर्तन है। प्रकाशानुवर्तन क्या है, तो कोई भी पादप देखो एक यूं गमला लगा हुआ पौधा, ठीक है, और वो पौधा है वो लगातार एक यूं बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में एक तरफ से सूर्य का क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो वो लगातार क्या हो जाएगा, प्रकाश की तरफ वृद्धि करेगा। यहाँ पत्तियां वगैरह हैं वो लगी हुई हैं, किस हार्मोन के कारण, ऑक्सीन, ऑक्सीन हार्मोन है वो प्रकाश के विपरीत दिशा में पाया जाता है, तो विपरीत दिशा में ज्यादा वृद्धि होगी, इस दिशा से ज्यादा वृद्धि हो रही है तो ये, और इस दिशा में कम, जैसे ये तना है इधर से ज्यादा बढ़ रहा है इधर से कम बढ़ रहा है, तो जिस साइड से ज्यादा बढ़ रहा है उधर से यूं गति ज्यादा कर लेगा, और ये पादप है वो क्या हो जाएगा, इधर इस तरह से प्रकाश की ओर ही मुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, प्रकाशानुवर्तन गति, और वो गमले के अंदर रखा हुआ पौधा प्रकाश सूर्य का आ रहा है एक तरफ से उस तरफ ये वृद्धि कर जाएगा, ऑक्सीन हार्मोन का रोल, ये अपना क्या बन जाएगा, आंसर। फिर क्या है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, इसकी संरचना की विस्तृत वर्णन कीजिए। तो तंत्रिका कोशिका के अंदर 3 भाग मुख्य रूप से, एक द्रुमास्म, दूसरा कोशिका काय, कोशिका काय, और तीसरा है तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष एक्सोन, ठीक है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स का, द्रुमाशय है वो आवेग को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, कोशिका काय है वो आवेगों को विद्युतीय आवेग में बदलने का कार्य करता है, तंत्रिकाक्ष उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है, उस पर माइलिन आच्छादित पाई जाती है। एक वृक्षनुमा स्ट्रक्चर में तंत्रिका कोशिका के भी काफी बार बना चुका, 2-3 बार, जब उसके अंदर आवेग संचरण को बताया था उस समय, तो उस तरह से अपन इसका क्या कर देंगे, आंसर देंगे, ठीक है। तो आसानी से मेरा टारगेट यहाँ पर ये नहीं कि पूरा आंसर है वो आपको यूं बहुत अच्छी तरह से पूरा आंसर लिख करके बताऊं, टारगेट ये है कि आंसर किस किस तरह से अपने को देने हैं और किस तरह से अपन
मतलब क्वेश्चन है उसको समझेंगे किस तरह से और उसका आंसर किस तरह से दे पाएंगे, ये चीजें क्या क्या टॉपिक इसमें शामिल करने चाहिए उत्तर में, ये चीज अपन यहाँ पर समझ रहे हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगला 15वां प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर प्रतिवर्ती क्रिया को समझाइए और प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण। तो एक उदाहरण तो जैसे मान लीजिए कि अचानक अपन किसी गर्म वस्तु को छू लेते हैं, अचानक हाथ उठाते हैं, कहीं कोई कील वगैरह चुभ जाती है, कांटा चुभ जाता है, अचानक हाथ पैर को उठाते हैं, ये सभी एग्जाम्पल क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया के ही उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अपन ये कि किस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया को नामांकित चित्र बनाते हुए। तो यहाँ पर हिस्सा मुख्य रूप से ये मेरुरज्जु वाला हिस्सा रहता है, यूं इस तरह से, ये मेरुरज्जु है, इसका ये केंद्रीय पार्ट है, ये इसमें खांच होती हैं अलग अलग, इधर से यूं प्रेरक तंत्रिका आती है और यूं इस तरह से ग्रहण करते हुए और इस तरह से यहाँ पर हाथ वाला हिस्सा यूं बना के रखते हैं अपन, ठीक है। एक होती है यहाँ पर तंत्रिका, वो होती है ग्राही तंत्रिका, दूसरी होती है प्रेरक तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका। और यहाँ पर पेशियां बनी हुई होती हैं, ये पेशियां क्या करती हैं, वर्क करती हैं, तो इसको अपन बोलते हैं कार्यकारी पेशियां। क्या बोलेंगे, कार्यकारी पेशियां। ये यहाँ पर क्या है, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, ठीक है। अब यहां से आवेग आया, उस आवेग के प्रति यहां पर मेरुरज्जु ने उसको सूचना दी, इस सूचना को प्रेरक तंत्रिका है वो वापस लेके गई तो कार्यकारी पेशी ने अपना वर्क किया और अपने हाथ को यहां से क्या कर लिया, हटा लिया, ठीक है। यहां पर यानी एक तरफ से ग्राही कोशिका है वो आवेग या उद्दीपन को ग्रहण करेगी और यहाँ पर संदेश है उसको वापस दे दिया जाएगा, हाथ को झटक लिया जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया को। और प्रतिवर्ती चाप क्या है, तो आवेग को ग्रहण करने से लेकर के मेरुरज्जु तक पहुंचना, वापस इसके प्रभावित अंग तक पहुंचना, ये पूरा पथ है वो क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। तो ये पूरा डायग्राम इसका हो जाएगा, इसको अपन अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, तो अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं अपना स्राव किस में डालती हैं, ब्लड में डालती हैं, जबकि बहिस्रावी या बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो अपना स्राव किसी नलिका की सहायता से और उचित अंग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये इनके अंदर मुख्य अंतर होता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम और कार्य ये अपन पहले भी देख चुके हैं। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है वो कौन सा है, एड्रीनलिन हार्मोन है, एड्रीनलिन हार्मोन। और ये संकटकालीन परिस्थितियों के अंदर हमें सामना करने के लिए तैयार करता है, हृदय स्पंदन दर को कंट्रोल करता है, रुधिर दाब को कंट्रोल करता है, आदि सभी कार्य हैं वो इसके द्वारा होते हैं। फिर आगे आते हैं अपन, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मानव मस्तिष्क के अंदर मुख्य रूप से इस तरह से अपन देखेंगे, यूं ये हिस्सा रहेगा, ये है अग्र मस्तिष्क। इसके बाद ऊपर की तरफ यहां पर प्रमस्तिष्क, ठीक है। और यहां मुख्य रूप से यहां और ये सिरा यूं निकलेगा इस तरह से। यहां पर ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। यहां मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यह अग्र मस्तिष्क, यहां पर मध्य मस्तिष्क और यहां पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के तीन हिस्से, तीन हिस्सों के अंदर मुख्य रूप से जो अनुमस्तिष्क आ जाएगा, पोन्स आ जाएगा और मेडुला आ जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ये मेन पार्ट है। यहाँ पर सलवटें वगैरह बना करके और अपन इस पूरे मस्तिष्क की स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करेंगे। इधर आगे निकल जाएगी बाद में जो अनुमस्तिष्क होगा, अनुमस्तिष्क से आगे क्या निकलेगी, मेरुरज्जु निकलेगी। ये मस्तिष्क के बाद की बात रहेगी। तो ये मस्तिष्क का चित्र रहेगा, अलग अलग इनके कार्य हैं। तो अगर मस्तिष्क के अंदर सोचने समझने का कार्य होता है, भूख का नियंत्रण के अंदर होता है ना, जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क है वो अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करता है। पश्च मस्तिष्क के अंदर अनुमस्तिष्क है वो ऐच्छिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करता है। पोन्स है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, ठीक है।
मेडुला वगैरह है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, वो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है, शरीर के संतुलन का कार्य करता है। इस तरह के काफी सारे वर्क हैं वो मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर सीधा सीधा आंसर अपने को मिलता है, कहीं भी कोई बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग पाचक रसों के श्रावण में वृद्धि करता है? पाचक रस जो है वो तो अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य कौन सा करता है? जो मध्य भाग है वो करता है। तो उसी के द्वारा स्रावित करने वाले जो श्रावण है वो क्या करते हैं? पाचक रसों के श्रावण को प्रेरित करता है। फिर है तंत्रिका आवेग व संधि स्तर, यानी सिनेप्स को परिभाषित कीजिए। तो तंत्रिका आवेग तंत्रिकाओं के द्वारा और विद्युतीय संकेत के रूप में जो सूचनाओं का प्रवाह होता है उसको तंत्रिका आवेग बोलते हैं। संधि स्तर क्या कहलाता है? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो रासायनिक संपर्क स्तर होता है वो क्या कहलाता है? संधि स्थल यानी कि सिनेप्स कहलाता है। फिर है तंत्रिका की संरचना और नामांकित चित्र। तो तंत्रिका की संरचना नामांकित चित्र है वो पहले आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं अपन आगे, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, मानव में अंतःस्रावी तंत्र। तो वही ग्रंथियों वाला चित्र पहले ही आ चुका। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और हार्मोन और उनके कार्य। तो अलग अलग जैसे पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा पिट्यूटाइन हार्मोन साबित किया जाएगा या ग्रोथ हार्मोन साबित किया जाएगा। वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करेगा थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन साबित किया जाएगा। उपापचय को नियंत्रित करेगा। हाइपोथैलेमस है वो मोचक हार्मोन रिलीज करेगा और अन्य ग्रंथियों के हार्मोनों का नियंत्रण करेगा। उसके बाद में जो अपनी एड्रिनल ग्रंथि है एड्रिनलिन हार्मोन साबित करेगी, है ना। और अग्नाशय ग्रंथि है इंसुलिन हार्मोन साबित करेगी। वर्क की चर्चा हो चुकी है। अंडाशय जो ग्रंथियां हैं वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन साबित करेंगी। नर गौण लैंगिक मादा गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होती हैं। वृषण है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन साबित करते हैं, नर गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। सारी चीजें हैं वो अलग अलग ही बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। मनुष्य में पाए जाने वाले नर हार्मोन के नाम और उसके कार्य ये पहले आ चुका है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है नर हार्मोन, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। इनके कार्य हैं तो यहाँ पर नर गौण लैंगिक लक्षण, यहाँ पर मादा गौण लैंगिक लक्षण। वही दाढ़ी मूछें आना, आवाज का भारी होना, है ना। शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए शुक्राणु मोचन का कार्य करता है या अण्डाणु निर्माण को अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। ये सभी कार्य यहाँ पर ही रहते हैं। तो इस तरह से अपने ये क्वेश्चन आप तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है और क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं ये अपना मेन मोटिव रहता है। तो लगातार ऐसी क्लास हैं वो हर एक यूनिट के बारे में, हर एक चैप्टर के बारे में 2 चैप्टर अपने यहाँ पर हो चुके हैं। एक जीव प्रक्रम वाला हो गया है, दूसरा ये नियंत्रण एवं समन्वय वाला हो गया है। और इसी तरह से अपन टोटल जो 13 चैप्टर हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। इसलिए लगातार चैनल के ऊपर जुड़े रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। और लगातार अब एग्जाम का टाइम टेबल भी आ चुका है। 21 मार्च को साइंस की एग्जाम है, 3 ही दिन की छुट्टियां हैं। इसलिए साइंस की जो तैयारी है वो पहले ही कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सचेत हो जाएं और विषय की गंभीरता को समझते हुए और लगातार अपनी तैयारी के अंदर जुटे रहें। मिलते हैं एक और नई क्लास, इसके आगे वाले चैप्टर की ही क्लास लेकर के अपन मिलेंगे। तब तक आप इसको तैयार करें, आगे वाले चैप्टर को भी पढ़ करके तैयार रखें, ताकि अपन जब ये क्लास के अंदर मिलें तो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको भी आ रहे हों और आपका भी मन करे क्लास को देखने का। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मिलते हैं फिर से। क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।